विधायक रहे, वह पिछले 2 बार से आगरा लोकसभा क्षेत्र से सांसद के रूप में कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश। धन्यवाद। यूपी ऑयल मिलर्स एसोसिएशन के तत्वाधान में अखिल भारतीय 45वीं रवि गोष्ठी जो ऑयल सीड, ऑयल ट्रेड और ऑयल इंडस्ट्रीज को लेकर के यहां बुलाई गई है, उसके मुख्य अतिथि दुनिया के सबसे पुराने, मैं अमेरिका को पुराना नहीं कहता हूं, वो अपने आप कहते हैं कि वो ओल्डेस्ट हैं, हम लार्जेस्ट हैं। बात बढ़ गई। त्रेता में 1,05,000 साल पहले, 1,05,000 साल पहले भगवान राम की भगवती तुल्य पत्नी सीता जी के खिलाफ अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति ने प्रतिकूल टिप्पणी की है राजतंत्र में। इसलिए मैं कहता हूं हम ही ओल्डेस्ट हैं और हम ही लार्जेस्ट हैं, क्योंकि 144 करोड़ की आबादी के लोकतांत्रिक देश की सर्वोच्च सभा के आपके स्पीकर, हमारे गार्जियन, कस्टोडियन, अभिभावक, स्वतंत्र, निरपक्ष और निर्भीक, समदर्शी, हम भी डांट खाते हैं, सत्ता पक्ष हो तो भी समदर्शी हमारे लोकसभा के माननीय अध्यक्ष परम आदरणीय श्री ओम बिरला साहब, फतेहपुर सीकरी लोकसभा के लोकप्रिय सांसद और किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजकुमार चाहर जी, श्री महेश राठौर जी, श्री जो एजुकेटिव मेंबर ऑफ यूपी ऑयल मिलर्स एसोसिएशन हैं, श्री दिनेश राठौर जी, श्री अजय गुप्ता जी, सुरेश नागपाल जी, बाबूलाल दत्ता जी, डाटा जी, श्री यश अग्रवाल साहब, भरत भगत जी, श्री कुमार कृष्ण गोयल साहब, हमारे एमएलसी लोकप्रिय विजय शिवहरे जी, नवनियुक्त भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता, नवीन गौतम, शैलू पंडित, गौरव रजावत, पार्टी के सभी कार्यकर्ता और हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हुए सरसों उत्पादक, हमारे ऑयल मिल के ऑनर्स, इंडस्ट्रीज के लोग, आयातक और ना के बराबर निर्यातक, देवी एवं सज्जनों, पत्रकार साथियों, मैं सबसे पहले माननीय अध्यक्ष जी का आगरा के एमपी होने के नाते इस गंगा जमुनी तहजीब के शहर आगरा में, ताजमहल के शहर आगरा में, प्यार मोहब्बत के शहर आगरा में और यमुना और चंबल के बीच में बसे हुए आगरा जिले में जो कोटा होके आती है, मैं आपका स्वागत करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। ये लोकसभा तो नहीं है, तेल सभा है, लेकिन इसमें इतने सार्थक बहस तो नहीं है, लेकिन सुझाव इतने सार्थक हो रहे हैं। मुझे ऐसा लगा कि लोकसभा में तिलहन के ऊपर अध्यक्ष जी ने 1 घंटे का समय दिया है, जिसमें हमारे इंडस्ट्रीज से लगे हुए लोगों ने कैसे ये इसको बहबूदी मिले, कैसे ये व्यापार आगे बढ़े, कैसे किसान को भी लाभकारी मूल्य मिले, उपभोक्ता को उसकी जेब के अनुसार तेल कम कीमत पर मिले और आपको भी मुनाफा मिले, कैसे हम आयात को कम करें और हो सके तो आत्मनिर्भर हों और आत्मनिर्भर होने के बाद हम थोड़ा सा निर्यात भी कर सकें। ऐसी जो एक वैचारिक मंथन हो रहा है, उससे जरूर कोई ऐसा अमृत निकलेगा जो हमारे सरसों उत्पादक किसानों के पक्ष में, 144 करोड़ जनता उपभोक्ता के पक्ष में और हमारे जो उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं, उनका उद्योग भी घाटे में ना जाए
तो मुझे तो एक शेर याद आ रहा है कि तेरा पर्दा भी रह जाए, हमें दीदार भी हो जाए। सबको साथ में लेके चलना थोड़ा कठिन काम तो होता है। 144 करोड़ का देश है, 3 बार तेल पड़ता है कढ़ाई में या कुकर में, सुबह नाश्ते में, दोपहर के लंच में, रात के डिनर में। इतना ही नहीं, लगाने के भी काम आता है और कुछ लोग चुपड़ने का भी काम करते हैं। 50 से ऊपर तो सुनते हैं कि सरसों के तेल की मालिश डॉक्टर भी कहते हैं जरूरी है। कढ़ाई में पड़ता है तेल, यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान में सरसों पड़ेगी तो महाराष्ट्र में मूंगफली का पड़ेगा, तो मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से में सोयाबीन का पड़ेगा, तो कहीं सूरजमुखी पड़ेगा, तो कहीं नारियल पड़ेगा। उपयोग तो होना ही होना है। 23 से 25 मिलियन मैट्रिक टन हमारी खपत है, 12 से 14 मिलियन मैट्रिक टन हम पैदा करते हैं। मैं कहीं पढ़ा था कि 60% हम आयात करते हैं, जिसमें पाम ऑयल, कहीं कुछ हम इंडोनेशिया से ले रहे हैं, कुछ ब्राजील से ले रहे हैं। हम सूरजमुखी, मुझे तो बड़ा अचंभा हुआ कि रूस और यूक्रेन से ले रहे हैं। सोयाबीन भी हम मलेशिया वगैरह से ले रहे हैं। मुझे लगता है कि ये अप्रोच से बाहर था, तभी कहावत बनी होगी कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। लेकिन मुझे अब लग रहा है कि नौमन तेल भी होगा और राधा नाचेगी भी, क्योंकि एमएसपी 5950 रुपए प्रति कुंटल है। जैसा चाहर जी ने चिंता व्यक्त की कि अगर पूरी एमएसपी पर खरीद ली जाए तो किसान को थोड़ा लाभ होगा। स्वामीनाथन कहते भी हैं कि लागत से 1.5 गुना लाभ होना चाहिए। कंज्यूमर, मैं चाहर जी से कह रहा था कि थोड़ा अपील करो, लोग सरसों की जोत बढ़ाएं। खतरा तो है ही नहीं है। खतरा इसलिए नहीं है कि 60% जिस देश में पाम ऑयल हम या सूरजमुखी या सोयाबीन आयात करते हों, तो डिमांड एंड सप्लाई पर सारा व्यापार है। थोड़ी जोत बढ़े, और कम पानी में सरसों और आलू ही होते हैं। मुझे खुशी हो रही है कि पंजाब ने अपनी ट्रेडिशनल क्रॉप छोड़ करके सरसों में बढ़ रहा है, हरियाणा भी बढ़ रहा है, राजस्थान नंबर 1 पे है। मजेदार बात है कि जो सबसे ज्यादा सरसों का तेल खाते हैं वो सबसे कम पैदा करते हैं, वो बिहार और बंगाल है जो सर्वाधिक इसको कंज्यूम करते हैं, लेकिन पैदा ना के बराबर करते हैं। तो मैं इस सेमिनार की सफलता की कामना करता हूं। लेकिन एक मुझे अच्छा लगा कि 24 अगस्त को माननीय कृषि मंत्री ने बोलते हुए कहा है कि 6800 करोड़ रुपए विशेष पैकेज देगी सरकार तिलहन के लिए। तो ये एक बड़ी खबर है कि 6800 करोड़ तिलहन का उत्पादन हो सके और आयात कम हो सके। देश वही विकसित माना जाता है जिसमें आयात कम हो और निर्यात ज्यादा हो। निर्यात तो खैर ना के बराबर है, लेकिन ये 144 करोड़ जो आबादी है वो कोई ना कोई ऑयल, एडिबल ऑयल जरूर खाता है। इसलिए हमारी खपत बहुत है, हमारी और चाइना की खपत बहुत है। इसलिए जिन लोगों पे भूभाग ज्यादा है, जनसंख्या कम है, वो हमारे यहाँ आयात कर रहे हैं और हम निर्यात की स्थिति में नहीं है। लेकिन आत्मनिर्भर हो जाएं तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मैं ऑल इंडिया रबी सेमिनार के अध्यक्ष जी को, यूपी एसोसिएशन को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने आगरा को चुना। उससे ज्यादा जहां राजस्थान में सबसे ज्यादा पैदा होती है, वहां के सांसद और हमारे देश के स्पीकर साहब को चीफ गेस्ट के रूप में यहां बुलाया है। मुझे लगता है कि जो आपने अपने सुझाव दिए हैं, माननीय स्पीकर साहब किसी भी केंद्रीय मंत्री को चैम्बर में बुला सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं और लोकसभा के चलते हुए भी कोई ना कोई रूलिंग दे सकते हैं। मेरा ये सब मिला के 7वां कार्यकाल भले है,
लेकिन जितना संरक्षण आम सांसद को माननीय स्पीकर साहब ने दिया है, जब मैं मंत्री नहीं था तो 0 आवर और 377 बहुत उठाता था। आपके ही कार्यकाल में मैंने अपने आगरा की चाहे इंटरनेशनल स्टेडियम हो, चाहे यमुना का बैराज हो, चाहे हाई कोर्ट की खंडपीठ हो, अथवा आईटी का हब हो, अथवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, बैराज हो, ये सभी बोलने के लिए आपने ही हमको अवसर प्रदान किया है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि जब सांसद अपनी लोकसभा का, और आप लोगों को अचंभा होगा कि 12 बजे रात तक शून्यकाल हुआ है। कभी स्पीकर साहब ने ये रूलिंग दी आज केवल महिलाएं बोलेंगी, कभी ये रूलिंग दी कि जो पहली बार आए हैं वही बोलेंगे, और कभी यह है कि अगर आप 12 बजे तक बैठेंगे तो सबको अवसर मिलेगा। तो शून्यकाल, मुझे नहीं पता है कि नियमावली क्या कहती थी। मैं जब तक एमपी शुरू के दिनों में रहा तो वो 12 से 1 ही था, लेकिन रात 12 बजे, जो दिन के 12 बजे का शून्यकाल था, जिसमें हमें अपने क्षेत्र की बात कहने का मौका मिलता है। और सबसे अच्छा भाषण वही होता है जब सांसद अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें, जिसका भरपूर अवसर आपने समस्त सांसदों को अपने दोनों कार्यकाल में देने का अवसर दिया है। इसके लिए भी मैं आपके प्रति आभार प्रकट करना चाहूंगा। और ये जो आपने हमें अवसर दिया है, उससे क्षेत्र में काफी हमारी जान भी बचती है कि हमारे सांसद ने अपने शहर की समसामयिक विषयों को लेकर के लोकसभा में अपनी बात कही। और एक और बात बता दूं, पूरा तेल पे तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, कि जो हम लोग बोलते हैं वो पहले एक कान से सुना जाता था, दूसरे कान से निकल जाता था। जब से आप स्पीकर बने हैं, हम शून्यकाल में बोलें या 377 में बोलें, उस पर फाइल बनती है, उस पर मंत्री को नोटिस में लेना पड़ता है, उसके विभाग के अधिकारी को नोट करना पड़ता है। तो जब पत्रावली चल जाती है तो वो बोलने का कुछ ना कुछ असर जमीन पर भी दिखाई पड़ता। मैं पुनः एक बार आप सबका, जो पूरे देश से आए हैं, आगरा के सांसद होने के नाते मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और माननीय स्पीकर साहब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूंगा कि पूरा दिन, आज 5 कार्यक्रम उनके हम मेरे शहर में लगभग 11-12 घंटे वो दे रहे हैं। और कल सदन है, रात में बहुत सारी थोड़ी स्टडी भी उनको करनी पड़ती होगी। मैं आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए इस सेमिनार की सफलता के लिए और आगरा की पूरी टीम को, कि भाई मेजबानी में, ऐसा कहा मेहमान लोगों ने कि मेजबानी बहुत अच्छी है, तो आगरा मेजबानी के लिए जाना जाता है। ये शहर अपनी आओ भगत के लिए भी जाना जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। वही चिर परिचित अंदाज, उद्योगपतियों और की सबकी समस्याओं के लिए, सबके साथ के लिए ध्यान आकर्षित आपने आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी का कराया। हम आभार व्यक्त करते हैं। और सभागार में उपस्थित हैं हमारे बीच आदरणीय एमएलसी विजय सेवरे जी, भारतीय जनता पार्टी के अपने अध्यक्ष आदरणीय राजकुमार गुप्ता जी। आप सबके नेतृत्व में उद्योग किसान के विकास के लिए लगातार प्रयास होता है। मैं पूरे सम्मान के साथ अब मंच पर बुलाऊं, उससे पहले चाहता हूं कि सभी लोग जिनको सुनने के लिए यहां पर उपस्थित हैं, एक बार वो मुख्य द्वार जरूर बंद कर दें, और जो जहां पर है कृपया बैठ जाए। सभी लोग बिल्कुल शांत बैठ जाएं। भाई सिक्योरिटी, वो गेट को एक बार देखें, बिल्कुल आवाजाही हॉल से बंद कर दी जाए, क्योंकि अब देश की वह शख्सियत जो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं आदरणीय ओम बिरला जी। मैं एक संक्षिप्त परिचय आप सबके समक्ष रखना चाहता हूं। आदरणीय ओम बिरला जी का जन्म 23 नवंबर सन 1962 को राजस्थान के कोटा में श्री कृष्ण बिरला और शकुंतला देवी जी के परिवार में हुआ। आदरणीय बिरला जी का राजनीतिक सफर भारतीय जनता पार्टी भाजपा के युवा मोर्चा से प्रारंभ हुआ, जहां वे सन 1991 से 97 तक राजस्थान राज्य के अध्यक्ष रहे। उन्होंने 2003 में कोटा दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से राजस्थान विधानसभा सदस्य के रूप में चुनाव जीता। 2014 में बिरला जी कोटा संसदीय क्षेत्र से 16वीं लोकसभा के लिए सांसद चुने गए। उन्होंने
2019 से 2024 के आम चुनावों में भी इस सीट से जीत दर्ज की, जिससे वे तीसरी बार सांसद बने और 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया। 26 जून सन 2024 को पुनः 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में हमारा मार्गदर्शन दे रहे हैं और इस कार्यक्रम में आज मुख्य अतिथि के रूप में एक बार जोरदार तालियां। भारत माता की, भारत माता की। पैंतालीसवें ऑल इंडिया रवि सेमिनार में हमारे बीच में आगरा के लोकप्रिय सांसद, केंद्र सरकार के मंत्री आदरणीय एसपी सिंह बघेल साहब, फतेहपुर सीकरी के हमारे सांसद राजकुमार चहार जी, विधान परिषद के सदस्य विजय शिवहरे जी, जिलाध्यक्ष श्री अजय गुप्ता जी, सुरेश नागपाल जी, बाबूलाल जी जो हमारे राजस्थान से आते हैं, जिनका बहुत बड़ा योगदान इस ऑयल के क्षेत्र के अंदर है, श्री दिनेश राठौड़ जी, भारत जी, कृष्ण कुमार गोयल जी, महेश राठौड़ जी, जिनका बहुत आग्रह था कि मैं इस सेमिनार में आऊं और लगातार प्रयास करते रहे और आज यहां पधारे। इस सेमिनार में देश भर के सभी प्रतिनिधिगण, भाइयों बहनों, मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज शहीद दिवस है और शहीद दिवस हम सबको प्रेरणा देता है और इस शहीद दिवस पर हमारे उन वीर शहीदों को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिन्होंने राष्ट्र की स्वतंत्रता, सम्मान की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। ऐसे लाखों लोगों ने देश की स्वतंत्रता, सम्मान, रक्षा के लिए बलिदान दिया। हम उनको नमन करते हैं। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों, जिनकी उम्र 21 साल, 25 साल थी, लेकिन देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति का विचार, राष्ट्र को स्वतंत्रता करने में उनका संकल्प इतना बड़ा था कि आज भी हमारे नौजवानों को प्रेरणा देता है। आज ये जो सम्मेलन जिस समय हो रहा है, वो भारत का बदलता दौर है और इस बदलते दौर के अंदर जहां हम किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी दाम का उचित मूल्य मिले,
किसान आर्थिक रूप से मजबूत हो, उसके साथ ग्रामीण इंडस्ट्रीज के अंदर छोटी छोटी इंडस्ट्रीज ग्रामीण क्षेत्र की अब देश में कम होने लगी, लेकिन कोई समय था जब गांव के तेल की खपत गांव की घानी से निकलती थी। वह ग्रामीण स्वावलंबन का एक बड़ा मॉडल था। बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन दुनिया में हुआ और भारत ने भी उस परिवर्तन दौर से गुजरे। मुझे खुशी है कि आप सब जब चर्चा कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो आपका प्रयास है कि भारत का किसान आत्मनिर्भर बने, उसकी दाम को उचित मूल्य मिले, ताकि किसान तिलहन को और उत्पादन करें। अभी दिनेश जी ने किसानों की तिलहन के भावों की चर्चा की, राजकुमार जी ने चर्चा की, हमारे एसपी सिंह बघेल जी ने चर्चा की, क्योंकि राजकुमार जी किसानों के आंदोलन के साथ किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं। इससे किसानों की दर्द, किसानों की समस्याओं का, उनके अभाव, उनके कठिनाइयों, चुनौतियों को समझते हैं। और यह सेमिनार भी 2 दिन की, जहां किसानों की आमदनी बढ़े, उसके साथ जो ऑयल्स फील्ड के अंदर, जो हमारे ऑयल फील्ड के अंदर प्रोसेसिंग का काम करते हैं, पैकेजिंग का काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, उनकी चुनौतियों समाधान पर चर्चा होगी। और यह सेमिनार हमारे लोकतंत्र का आधार है। जैसे भारत ने इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में चर्चा, संवाद, सहमति, असहमति, विचार मंथन से ही हमने देश को आगे बढ़ाया है। मुझे आशा है कि 2 दिन के इस विचार मंथन के अंदर जो अमृत निकलेगा, जो चर्चा संवाद का निष्कर्ष निकलेगा, उससे देश के किसानों की आय भी बढ़ेगी और ऑयल सेक्टर में काम करने वाले प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग करने वाली चुनौतियों का समाधान का रास्ता भी निकलेगा। मेरा मानना है कि जो सभी वक्ताओं ने चर्चा की कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है और इसलिए भारत के अंदर ऑयल की डिमांड, उपभोक्ताओं की आवश्यकता भी ज्यादा है और जितनी उपभोक्ताओं की आवश्यकता है उसके मुकाबले हमारे तेल का उत्पादन कम होता है, इसलिए हमें तेल का आयात करना पड़ता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से हम तिलहन में आत्मनिर्भर बने, हम दालों में आत्मनिर्भर बने और समय समय पर तिलहन, दालों में आत्मनिर्भर बनने के लिए सरकार ने बहुत प्रयास भी किए हैं। लेकिन उसके बाद भी आज भी खाद्य तेल हमें आयात करने पड़ते हैं। यह हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है और इसीलिए इस चुनौतियों का समाधान निकलेगा किसान और तेल मिलों के साथ सामूहिक चर्चा मंथन से।
मेरा मानना है कि दुनिया के अंदर जो भी वैश्विक चुनौतियां रही, उस वैश्विक चुनौतियों का समाधान निकला उत्पादन करने वाला और उसकी प्रोसेसिंग मार्केटिंग के संयुक्त चर्चा संवाद से। और दुनिया के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, उन विश्वविद्यालयों ने अलग अलग रिसर्च इनोवेशन अपने पेपर जारी किए और दुनिया के अंदर खाद्य तेलों के अंदर अपने अपने देशों के खाद्य तेलों के रिसर्च पेपर आउट कर कर दुनिया को दिशा देने का काम किया। जिस तरह से ओलिव ऑयल के बारे में रिसर्च कर दुनिया को बताया कि ओलिव ऑयल ही सबसे सर्वश्रेष्ठ तेल है, जबकि मेरा मानना है भारत की दृष्टि से जो हमारी मिट्टी में पैदा होता है उससे तिलहन से सबसे सर्वश्रेष्ठ तेल कुछ नहीं हो सकता। भारत की जलवायु, भारत की मिट्टी, भारत का पानी, यह हमारी भौगोलिक के साथ हमारे जनजीवन के प्रभावित करने वाले क्षेत्र होते हैं। और इसीलिए मेरा मानना है कि हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारे इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर भी हमें रिसर्च इनोवेशन और रिसर्च पेपर के माध्यम से दुनिया में बता सकें कि हमारा ही तेल दुनिया का सर्वश्रेष्ठ तेल है। आजकल दुनिया मार्केटिंग करने का जमाना है। आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले, मैं जब बचपन में था तो सबसे पहले अलसी का तेल चलता था और अलसी के तेल का उत्पादन भी होता था, अलसी के तेल का फायदा भी था। अब कुछ दिनों पहले आया कि अलसी का क्या क्या लाभ है, उसके रिसर्च पेपर आउट हुए, दुनिया के अंदर कच्ची अलसी खाने का प्रचलन चला। आप देखिए दुनिया के अंदर जिस भी औषधि तेल या किसी भी चीज का रिसर्च पेपर निकलता है और रिसर्च पेपर की जितनी अधिक मार्केटिंग होती है उतना ही वो मार्केट में माल बिकने लगता है। तो हमें भी प्रयास करना चाहिए कि हमारे ऑयल मिल और कृषक मिलकर हमारे रिसर्च करें, बेस्ट वैज्ञानिकों से पेपर निकालें और दुनिया को बताएं कि खाद्य तेलों के अंदर हमारे चाहे सरसों हो, चाहे हमारी सोयाबीन हो, चाहे सूरजमुखी हो, चाहे अलसी हो, क्योंकि आपने देखा होगा समय समय में एक समय था जब कभी सोयाबीन मार्केट में नहीं थी। मध्य प्रदेश से चला, धीरे 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 सोयाबीन का इतना बढ़ गया कि वह सरसों का करने लगा। एक समय मूंगफली के तेल का था। तो हमारे जितने भी कृषि के तिलहन के उत्पादक हैं, चाहे आप मूंगफली का तेल ले लो, चाहे सरसों का ले लो, चाहे तिल का ले लो, चाहे अलसी का ले लो, हमने कभी प्रयास नहीं किया कि हमारे खाद्य तेल ही दुनिया के सबसे बेस्ट तेल है और ये तेल हेल्थ से जुड़े हुए हैं। आजकल हेल्थ के बारे में लोग सतर्क हो गए हैं और इसलिए हेल्थ के बारे में अलग अलग ज्ञान, अलग अलग निकले हुए रिसर्च पेपर, जो दुनिया की बड़ी विश्वविद्यालय है, वो हेल्थ के पेपर जारी करते समय उनके साथ अपने देश के उत्पादित तिलहनों और उसके तेलों के बारे में भी रिसर्च
दुनिया को बेचती है और दुनिया के देश उस दिशा की ओर जाने लग जाते हैं। लेकिन मेरा मानना है हमारे जितने भी तिलन हैं उनका खाद्य तेल ही दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ खाद्य तेल है। और इसीलिए आप पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप ऑयल का प्रोसेसिंग करने का काम करते हैं, उसकी पैकेजिंग का काम करते हैं, उसकी मार्केटिंग का काम करते हैं। लेकिन दुनिया के वैश्विक बाजार के अंदर भी जब तक हम हमारे ऑयल सीड को और ऑयल सीड के उत्पादित तेल के बारे में दुनिया के बड़े वैज्ञानिकों के रिसर्च पेपर आउट नहीं करेंगे, जब तक हम दुनिया का बाजार नहीं ले पाएंगे। एक चुनौती हमारे सामने है कि हम आयात करते हैं, पर अब चुनौती होनी चाहिए कि आयात भी बंद हो और हम दुनिया के एक्सपोर्ट भी बने और दुनिया में हमारा तेल बिके। और इसके लिए आपको समय समय पर प्रयास करना पड़ेगा। मैंने जिस तरीके से बताया कि यहां की मिट्टी, यहां की तिलन दुनिया की सर्वश्रेष्ठ है, फिर हमें तेल के बारे में, तेल के फायदे बताने पड़ेंगे कि किस तरीके से तिलन उत्पादका में ओमेगा है, विटामिन ई है, ऐसे कई माइक्रो पोषक तत्व हैं जिससे लोगों को लाभ होगा। धीरे धीरे लोगों का विचार, मैं वैज्ञानिक नहीं हूं, पर दुनिया के अंदर अधिकतम चिकित्सक ये मानते हैं कि खाद्य तेलों से हार्ट के अंदर, ब्रेन के अंदर, इम्यूनिटी के बारे में और विशेष रूप से जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, एक विचार चिकित्सकों ने दिया है, जो विचार धीरे धीरे देश के हर हेल्थ सेंटर से दुनिया में फैलते जा रहा है। इसलिए सामान्य व्यक्ति अभी ये कहता है कि तेल को कम से कम उपयोग में लो। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस तिलन के होने वाले फायदों को भी देश और दुनिया में बताने का काम करें। और इसके लिए ये काम किसान नहीं कर सकता, ये काम करना पड़ेगा आपकी एसोसिएशन को, ये काम करना पड़ेगा ऑयल की प्रोसेसिंग करने वालों को, ताकि हम बेहतर तरीके से हमारी इस तेल के होने वाले लाभों को भी देश और दुनिया के सामने तथ्यों के साथ पेश कर सकें। मेरा दूसरा विषय है कि जब हमारी सेमिनार करें तो किसानों के साथ करें। आप देखो, एक समय था जब देश के अंदर शुगर मिल, हर शुगर मिल घाटे में जाती थी और गन्ने से निकलने वाला शुगर का परसेंटेज 7%, 7.1% होता था। अब उसके अंदर वैरायटी चेंज हुई, वैरायटी चेंज हुई तो उस गन्ने के अंदर निकलने वाला जिससे शक्कर बनती है वो 10, 10.5, 11, 12 तक पहुंचने लगा। तो सारी जो शुगर फैक्ट्री है वो शुगर फैक्ट्री प्रॉफिट में है। उसका एक कारण एथेनॉल भी है, दोनों कारण से शुगर फैक्ट्री प्रॉफिट में आई। उसी तरीके से आपको किसानों के साथ बैठकर किस तरीके से तिलन की बेस्ट क्वालिटी, तिलन के बेस्ट बीज, जितना अच्छा बेस्ट क्वालिटी का बीज हम किसानों को बताएंगे, किसानों को जानकारी देंगे, या देश और दुनिया के अंदर जो बेस्ट क्वालिटी का, जिससे ज्यादा उत्पादन बढ़े, जिससे प्रोसेसिंग करने से तेल ज्यादा निकले, उसको भी
आपको ही उसके साथ संवाद करना पड़ेगा, आपको ही चर्चा करना पड़ेगा और किसानों को जोड़कर उसकी मिट्टी की गुणवत्ता और गुणवत्ता के साथ उसकी क्वालिटी का बीज और उसको खेती को नई टेक्नोलॉजी के साथ करने का प्रोसेस समझाना। क्योंकि हमारे किसान अभी भी परंपरागत खेती की ओर चलते हैं। जब कभी सरसों का भाव तेज होने लगे तो सब सरसों उगाने लग जाते हैं। जब तिलहन में कोई तिल का भाव ज्यादा होने लगे तो वो उगाने लगते हैं। मूंगफली का भाव है तो मूंगफली उगाने लगते हैं। तो ये परंपरागत खेती करने की हमारे किसानों की पुराना प्रोसेस है। समय के साथ बदलाव हो रहा है, लेकिन हमें और समय का इंतजार नहीं करना है। हमारे सेमिनार का मंथन यही होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि इस 5 साल के अंदर हम भारत के अंदर हमारे तिलहन के क्वालिटी को, उसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो भी प्रोसेस हो सकता है, चाहे खेत किसान की मिट्टी की गुणवत्ता हो, बेस्ट क्वालिटी का बीज हो, उसकी प्रोसेसिंग करने की, खेती की आधुनिक खेती की योजना हो, कौन से इलाके के अंदर कब कौन सा तिलहन उत्पादन करना हो उसकी जानकारी हो। इसके लिए आपके एसोसिएशन को बैठकर योजना बनाना चाहिए और एसोसिएशन इसके लिए लगातार रिसर्च करता रहे। दुनिया के अंदर आप जितनी भी बड़े प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय हैं, उन प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में आप जाओगे तो दवा कंपनियां वाला हो या कोई भी प्रोडक्ट वाला हो, वो उन विश्वविद्यालयों के अंदर इनोवेशन कराता है, रिसर्च कराता है और उस रिसर्च इनोवेशन कराने के बाद जो सारा खर्चा है वो दवा कंपनी या वो कंपनी के प्रोडक्ट वाले देते हैं और उससे जो रिसर्च निकलता है, उसका जो परिणाम निकलता है, उसके आधार पर दुनिया के अंदर अपन मार्केटिंग करते हैं। तो हमारा काम यही है कि हम अगर हमारे किसान बेहतर तरीके का तिलहन उत्पादन करने लगेंगे, कम जमीन में ज्यादा उत्पादन, उसकी क्वालिटी जिससे तेल ज्यादा निकले, उसकी खेती की नई आधुनिक तकनीकी, ताकि उसका खर्चा कम, उत्पादन ज्यादा और तेल की क्वालिटी बेटर निकले, इसके लिए भी तिलहन उत्पादन वालों को ही काम करना पड़ेगा। किसान इसके लिए रिसर्च नहीं कर सकता। जहां तक सरकार का सवाल है, केंद्र सरकार के मंत्री बैठे हैं, मैं बैठा हूं, आपको कोई भी आईसीआर से लेकर देश की सर्वश्रेष्ठ कृषि अनुसंधान केंद्रों पर जो भी आपकी आवश्यकता होगी, क्योंकि आपको कुछ गांव के अंदर, कुछ इलाके के अंदर कुछ किसानों को प्रगतिशील किसान बनाना पड़ेगा। जब किसान उस जमीन पे खेती करके ज्यादा उत्पादन, ज्यादा बेटर क्वालिटी का करने लगेंगे तो अन्य गांव का लोग भी उसको देखकर अपने परंपरागत खेती के तरीकों को परिवर्तन होंगे। इसके लिए आप यहां पर अध्ययन करें। मैं एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के साथ, उनके साथ आपकी चर्चा करूंगा, फिर प्रगतिशील किसान अपन बैठे और किस तरीके से उस प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर हम किसान की आमदनी भी बढ़ा सकें और हमारे तेल उत्पादन करने वाले लोगों को भी यहां पर ही अपनी खपत का माल बिकने लगे और दुनिया से उनको आयात न करना पड़े। हम दुनिया के आयात करने वाले बने, हमारा ही तेल दुनिया का सर्वश्रेष्ठ तेल है, यह हमें साबित करने की आवश्यकता है। कुछ चुनौतियां आपने हमारे सामने रखी है। निश्चित रूप से जो चुनौतियां हैं उसके समाधान हम करेंगे। आपका शिष्टमंडल आए,
सरकार के स्तर पर हम चर्चा करेंगे और कैसे उस चुनौतियों का समाधान निकल सके, ताकि आने वाले समय के अंदर हर व्यापारी उद्योगपतियों को, अगर हम देश के अंदर बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर बेस्ट फैसिलिटीज दें, उनकी चुनौतियों का समाधान करें, तो वो और उत्पादन को बढ़ाएंगे, इंडस्ट्री और लगेगी, इंडस्ट्री लगेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, टैक्स मिलेगा। तो भारत को अगर आत्मनिर्भर बनाना, भारत को विकसित बनाना है, तो सभी वर्गों को, सभी क्षेत्र के लोगों को सामूहिकता से काम करना पड़ेगा, मिलकर काम करना पड़ेगा, कड़ी मेहनत, अथक परिश्रम से काम करना पड़ेगा। थकान और निराश होने की आवश्यकता नहीं, हर चुनौतियों का समाधान निकलता है। आत्मविश्वास होना चाहिए, जुनून नहीं होना चाहिए, हम आत्मविश्वास निकालेंगे। हमारा लक्ष्य है दुनिया के अंदर भारत तिल उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगा और हमारे खाद्य तेलों की क्वालिटी दुनिया में सबसे बेहतर है। यह हमें साबित करने के दो विचार हमारे सामने होने चाहिए। मुझे आशा है इस 2 दिन की सेमिनार में आप व्यापक चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे, विचार विमर्श करेंगे और हमारे किसानों को आत्मनिर्भर, आत्मस्वावलंबन, आर्थिक रूप से मजबूत करने में आपका सबसे बड़ा योगदान होगा। एक तरफ आपके प्रयासों से हमारा किसान आर्थिक रूप से मजबूत होगा, उसको आर्थिक संबल मिलेगा, उतना ही आपका प्रोसेसिंग प्लांट ज्यादा होंगे, प्रोसेसिंग प्लांट ज्यादा होंगे तो पैकेजिंग ज्यादा होगी, पैकेजिंग होगी तो मार्केटिंग ज्यादा होगी, मार्केटिंग के साथ आपकी तेल की गुणवत्ता, उसके होने वाले लाभ ये देश और दुनिया में जाएंगे तो आपका तेल बिकेगा, देश आगे बढ़ेगा। ये सब सामूहिक प्रयासों से होता है। एक बेहतर इकोसिस्टम हमें तैयार करने की आवश्यकता है। मैं पुनः आज इस सेमिनार की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इस सेमिनार को आयोजित करने के लिए यूपी ऑयल एसोसिएशन ने जो कार्यक्रम आयोजित किया है, मिस्टर गुप्ता जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आने वाले समय में 2 दिन के सेमिनार में कुछ चर्चा, कुछ निष्कर्ष, कुछ परिणाम निकले, ताकि उससे जो मंथन हो उससे हमारे किसान का भी कल्याण हो और हमारे ऑयल प्रोसेसिंग में काम करने वाले लोगों की जिंदगियां बेहतर हो, हम और रोजगार सृजन कर सकें और लोगों को रोजगार दे सकें और तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बन सके और खाद्य तेलों की क्वालिटी में दुनिया के अंदर बता सकें हमारा खाद्य तेल ही व्यक्ति और जीवन के स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। ये काम हमें करना है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आभार। तेल तिलहन में किस तरीके से भारत आत्मनिर्भर बने, सबको संयुक्त करना होगा प्रयास, किसान से लेकर उद्योगपति, नई टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, पैकेजिंग, मार्केटिंग, इस सब पर विशेष ध्यान देना होगा। इस सब पर हम सबका विशेष ध्यान होगा। इस 2 दिवसीय सेमिनार में चिंतन के माध्यम से आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने अपनी चिंता जाहिर की है और उद्योगपति निश्चित ही इसमें अपना संपूर्ण योगदान भी देंगे और सरकार भी जैसा कि अच्छे मन के साथ उद्योगपति और किसानों का साथ दे रही है और ये व्यापार और उद्योग आगे बढ़ेगा। मैं इस कार्यक्रम के इसी क्रम को सभी से निवेदन है कि थोड़ी देर सभागार में कोई भी चहलकर्मी ना करे, कृपया सिक्योरिटी मुख्य द्वार को बंद कर दे। बस हमारे आज के इस 2 दिवसीय सेमिनार की स्मारिका का विमोचन आदरणीय मुख्य अतिथि, विशेष अतिथि और हमारे गर्मामयी उपस्थिति जो मंच पर लोग हैं उनकी उपस्थिति में आज के स्मारिका का विमोचन मैं चाहता हूं कि सभी की गर्मामयी उपस्थिति में हो। ये स्मारिका में पूरे देश भर के जितने भी सरसों के तेल से जुड़े व्यापारी हैं जो कि टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर के लिए काम कर रहे हैं, पैकेजिंग के लिए काम कर रहे हैं, उत्पादन के लिए काम कर रहे हैं या मंडी के लिए काम कर रहे हैं, वह सभी लोग इसमें प्रमुखता से
इस पूरी मैगजीन में हमारा डाटा क्रॉप का, किस तरीके की फसल इस वर्ष हुई है और आने वाले समय में उस फसल की किस तरीके की क्रॉसिंग होगी, खपत होगी, इस सब पर विशेष डाटा इस मैगजीन में दिया गया है। सभी से निवेदन है कृपया क्रम में खड़े रहें और संयोग जी और दीपक जी कृपया इस मैगजीन के उसमें रहें विमोचन के समय पर। हमारे बीच एक बार जोरदार तालियां इस स्मारक का, जो कि पिछले 3 माह के अंदर तैयार किए हुए पूरा संकलन इसके अंदर है, पूरे तेल व्यापार और तिलहन व्यापार से संबंधित सभी चीजें, और आदरणीय अध्यक्ष लोकसभा की उपस्थिति में इसका विमोचन हुआ, आदरणीय बघेल साहब की उपस्थिति में, आदरणीय राजकुमार चाहर जी की उपस्थिति में। मैं चाहूंगा कि आयोजन समिति की ओर से हमारे आज के अध्यक्ष, आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय ओम बिरला जी को आयोजन समिति आगरा का एक स्मृति चिन्ह आपको प्रदान करना चाहती है। मैं अपने सहयोगी साथियों से निवेदन करूंगा स्मृति चिन्ह को कृपया मंच पर लाएं। उसके बाद कुछ और संस्थाएं भी हैं जो आपका सम्मान करना चाहती है, उस क्रम में कराऊंगा। सर्वप्रथम मैं अजय गुप्ता जी से, दिनेश जी से, महेश जी से, भरत जी से, कृष्णा जी से, सभी से निवेदन करूंगा, कुमार जी से, कि इसमें दीपक जी और संयुक्त जी भी साथ रहे एक बार। गणेश जी की यह प्रतिमा जो कि आगरा के मशहूर चांदी व्यवसाय से निर्मित है, और विशेष आपके लिए इन सबका स्नेह और आपका आशीर्वाद प्राप्त हो। और मैं इसी क्रम में निवेदन करूंगा हमारे कार्यक्रम के विशेष अतिथि एक आयोजन का स्मृति चिन्ह और प्रदान किया जाए। स्मृति चिन्ह आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष जी को। कृपया शीघ्रता से आज के कार्यक्रम के हमारे विशेष अतिथि भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री आदरणीय प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल साहब के स्वागत व अभिवादन व स्मृति चिन्ह के लिए मैं अपने यूपी ऑयल मिलर्स एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा कि संयुक्त रूप से आपको स्मृति चिन्ह प्रदान करें। और अमित जी, हमारे बीच आदरणीय फतेहपुर सीकरी सांसद, हमारे कार्यक्रम के विशेष अतिथि श्री राजकुमार चाहर जी मौजूद हैं। आपका मार्गदर्शन हमें मिला। मैं चाहूंगा आयोजन समिति से कि आपको इस आयोजन का स्मृति चिन्ह अवश्य भेंट करें। एक बार जोरदार तालियां हमारे बीच सभी इतने प्रमुख गर्मामयी उपस्थिति के अतिथि मौजूद हैं। मंच पर मैं एक सम्मान के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे बीच